आइए दोस्तों करते हैं इसका अगला सेक्शन जो कि है सेक्शन सी और उसे करते हैं सॉल्व आउट। ठीक है, सेक्शन सी। और सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे 27 टू 33 और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। ठीक है, तो इसमें है सेक्शन सी का सबसे पहला क्वेश्चन है 27 और इसके अंदर 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो करते हैं पहले पार्ट को। अनिरुद्ध ने 2 धातु ऑक्साइड लिए, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसा कि नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है, लेकिन वह इन पर लेवल लगाना भूल गया है। तो आप अनिरुद्ध को ऑक्साइड की पहचान करने में और उन्हें लेवल करने में किस प्रकार से उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑक्साइड है, एक है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और एक है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी ऑक्साइड जो होते हैं या तो वो बेसिक नेचर के होते हैं या एम्फोटिक नेचर के होते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास 2 ऑक्साइड है जिनमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एक एम्फोटिक ऑक्साइड है, एम्फोटिक ऑक्साइड। ठीक है, और हम आपको एमसी क्वेश्चन में बता चुके हैं कि एम्फोटिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो मेटल सॉरी जो एसिड और बेस दोनों से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, यानी कि उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड, जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो एसिड और बेस दोनों से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसलिए यदि अच्छा इसकी पहचान हमें किस प्रकार से करनी है, तो इसकी पहचान के लिए हम आपको बता दें, यदि एम्फोटिक ऑक्साइड को हम वाटर में डिसोल्व करते हैं, किसमें, वाटर में, यदि इसको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जल में अघुलनशील, अघुलनशील। ठीक है, पहली पहचान ये है कि यदि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो उसको हम पानी में अगर मिक्स करते हैं तो इंसॉल्युबल होगा, तो इससे इसकी पहचान की जा सकती है कि कौन सा यहाँ पर इनमें से कौन सा पाउडर क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। जबकि अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें प्रोवाइड कराएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि किस नेचर का होता है, बेसिक। ठीक है, पहला टेस्ट तो आप ये इस प्रकार से कर सकते हैं कि दोनों ही पाउडर को पानी में डिसॉल्व करके चेक करेंगे, अगर वो इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर वो सॉल्युबल है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दूसरा टेस्ट और क्या कर सकते हैं, तो सेकंड टेस्ट आप कर सकते हैं, यदि हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, ठीक है, अगर हम लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे चेक करते हैं तो ये क्या करेगा, नो चेंज, यानी कि नो चेंज, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, दूसरा टेस्ट अगर हम लिटमस पेपर पे करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लिटमस पेपर पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और इस पद्धति से हम पता लगा सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिटमस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। जबकि अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिटमस पेपर पे चेक करते हैं तो ये रेड लिटमस पत्र को क्या कर देगा, ब्लू, क्या कर देगा, ब्लू, यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, क्या कर देगा, नीला। तो इस प्रकार से दूसरा टेस्ट हमारा हो जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की पहचान एक तो वाटर में डिसॉल्व करके की जा सकती है और दूसरी यदि हम उसे लाल लिटमस पत्र पर डालते हैं तो किस प्रकार का हो जाएगा, नीला। तो इस प्रकार से इसकी टेस्ट हो जाएगा और आप इसे बता सकते हैं कि कौन सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, इन दोनों पाउडर में से। ठीक है, इसी के साथ पहला कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड। हमारे पास है, एक गतिविधि में एसु को 2 पदार्थ दिए गए, इन यौगिकों से तांबा प्राप्त करने के लिए कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड, यानी यहाँ पर एसु को 2 पदार्थ दिए गए हैं। ठीक है, अगली स्लाइड देख लेते हैं, इस पे कर लेते हैं हम। 2 पदार्थ दिए गए हैं, पहला है कॉपर सल्फाइड, क्या दिया हुआ है, पहला है हमारे पास कॉपर सल्फाइड और दूसरा है हमारे पास
कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। यदि हम कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो पहले जो सल्फाइड है वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड, ठीक है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में निकलेगी इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास इस कॉपर ऑक्साइड को हम रिएक्ट कराते हैं कॉपर सल्फाइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, यानी अपचायक की तरह, अपचायक की तरह यूज करेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां से मिलेगा हमारे पास कॉपर प्लस SO2, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास कॉपर की संख्या यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और एक 3। तो सबसे पहले हम आपको बताया था कि जहां पर ऑक्सीजन की संख्या क्या हो, ओड, तो उसे पहले इवन करेंगे, तो यहाँ पर 3 है तो इसको 2 लगा के इसे क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 2 और यहाँ पे कितनी है 2, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई कराने से कॉपर की संख्या हो जाती है 4, जो कि यहाँ पर है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 4, और इसकी वजह से सल्फर भी हो जाते हैं 2, लेकिन सल्फर यहाँ कितने हैं 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कॉपर की संख्या 4, यहाँ भी क्या है 4, यहाँ पर सल्फर की संख्या कितनी है 2, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर है केवल 2 और यहाँ पर है 2 दूनी 4 और 2 6, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉपर ऑक्साइड को जब हम रिड्यूसिंग एजेंट के रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर और सल्फर डाई ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कॉपर हो जाते हैं 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये कॉपर की संख्या हो गई 6, और सल्फर की संख्या यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, बैलेंस, ठीक है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पार्ट बी भी कंप्लीट हो जाता है। रासायनिक समीकरण की सहायता से स्पष्ट करें कि एसो ने गतिविधि को किस प्रकार से पूरा किया, तो हमने आपको रिएक्शन को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसका आंसर है बेटा, आप सभी देख सकते हैं एक बार कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो कि हमने आपको बताया, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, ठीक है, जलीय घोल लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होने के कारण पानी में घुलनशील होता है और ये नीले लिटमस या लाल लिटमस का कोई भी रंग परिवर्तन नहीं करता है, जबकि मैग्नीशियम, अच्छा दूसरा टेस्ट आप देख सकते हो, दूसरा तरीका, मैग्नीशियम ऑक्साइड केवल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, इसलिए क्या है, इसके दो टेस्ट तरीके से हम पता लगा सकते हैं कौन सा यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट है हमारे पास जो पार्ट बी है, आप देख सकते हैं कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ऐड कराते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड को जब हम इसके क्या नाम है, कॉपर सल्फाइड की प्रेजेंस में अगर इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कॉपर और सल्फाइड SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 28, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिया हुआ है, अभिक्रिया को दी गई श्रृंखला में यौगिक एक्स और वाई के नाम को पहचानिए। तो यहाँ पर आपको एक्स वाई की फॉर्म में एक रिएक्शन दे रखी है, उसको हम कंप्लीट लिख लेते हैं और समझते हैं यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पर क्या होंगे, ठीक है। तो पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, NaCl H2O CO2 प्लस NH3, ठीक है। जब इसको रिएक्ट कराया जाता है तो यहां से बनता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। हमारे पास दो सब्सटेंस बनते हैं, एक है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। दूसरा है हमारे पास जो कि है अमोनियम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड,
अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाता है एक्स, क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक्स, और ये हो जाता है हमारा वाई, क्या हो जाता है, वाई। तो हमें एक्स और वाई मिल चुके हैं। अब उसके बाद यदि हम इसे हीट कराते हैं, क्या कराते हैं, हीट कराते हैं, तो ये क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहां से बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो सब्सटेंस बना है इसको क्या बोलेंगे हम, जेड। क्या बोलेंगे हम, जेड। तो जेड क्या हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसको अगर हम फर्दर 10H2O से, वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पर 10, इसे ऐड कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ठीक है, ये सब्सटेंस क्या है हमारे पास, Q। अच्छा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, डेका हाइड्रेट इसका नाम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई हमारे पास है, एक्स है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं आप। तो इसका, और दूसरा क्या हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यदि हम इसे हीट कराते हैं, अच्छा हीट करा रहे हैं, तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हीट कराने की प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन, इसे अपघटन भी कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया इस प्रकार से। और हमें क्या मिलता है, जेड। जेड क्या मिलता है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को यदि हम वाटर से ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पर 10 हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने दिए, 10, तो इसके साथ ऐड हो जाता है, क्या बना लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, और इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन वाटर की संख्या कितनी है, 10, तो इसलिए बोलेंगे डेका हाइड्रेट। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो हमारे पास पहला, अभिक्रिया को दी गई श्रृंखला में यौगिक एक्स और जेड के नाम बताइए। तो एक्स का नाम क्या है, आप देख सकते हैं, एक्स का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हमारे पास जेड क्या है, तो जेड है हमारे पास, जेड है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स और जेड किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए यहां से एक्स से जेड, एक्स से जेड जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रिएक्शन का, वो किस प्रकार की रिएक्शन है, तो हमने आपको बताया यहाँ पर ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, आपको 3 अज्ञात विलयन ए बी सी दिए गए हैं। ठीक है, जिनका पीएच मान क्रमशः 6, 8 और 9.5 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की अधिकतम संख्या मौजूद होगी। दिए गए नमूनों को H+ आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में रखिए। ठीक है, तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन आगे करते हैं। ठीक है, आगे पार्ट बी है, तो हम यहीं पर एक स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, और इसका पार्ट थर्ड करते हैं कंप्लीट। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन दिए हुए हैं, सॉल्यूशन ए बी एंड सी। इनका पीएच मान दिया हुआ है, इसका पीएच मान दिया हुआ है 6, इसका है 8 और इसका दिया है 9.5। ठीक है, ये हमारे पास पीएच गिवन है, आप सभी जानते हैं, आपको बता देते हैं एक बार हम।
ठीक है, यहाँ पर H प्लस की सांद्रता सबसे ज्यादा है और ये पीएच स्केल है, ये क्या है, पीएच स्केल। ठीक है, यहाँ पर 7 से 0 और फिर 0 से 14। अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो क्या कहलाते हैं, एसिड यानी अम्ल। ठीक है, और 7 से ज्यादा है तो वो कहलाते हैं बेस यानी क्षार। और यदि किसी का पीएच मान 7 है तो उसे बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल यानी कि उदासीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यदि पीएच मान 7 से कम है, इसका पीएच मान 7 से कम है तो ये क्या होगा, एसिड। ठीक है, एसिड यानी कि अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसका पीएच मान 8 है यानी 7 से ज्यादा है तो ये क्या होगा, बेस। क्या होगा, बेस यानी कि क्षारीय। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका भी पीएच मान क्या है, 7 से ज्यादा है तो ये भी क्या होगा, बेस यानी क्षार। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम 0 से 14 पीएच तक जाते हैं, हमारे जो H प्लस आयन है उसकी संख्या क्या होती जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, तो H प्लस आयन कहाँ होंगे, जिसके पीएच मान कम होगा, और जिसका पीएच मान ज्यादा होगा उसके पास H प्लस आयन क्या होंगे, कम होंगे। तो इस प्रकार से, अच्छा सबसे ज्यादा H प्लस आयन किस में होंगे, तो आप देख सकते हैं ये एसिड है और इसका पीएच मान कहाँ आएगा, लगभग यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर H प्लस आयन क्या होंगे, सबसे ज्यादा। तो पहला आंसर हो जाता है आपका विलियन ए में, विलियन ए में H प्लस आयन क्या होंगे, सबसे अधिक होंगे, सबसे अधिक। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इन सॉल्यूशन को, तो सबसे ज्यादा H प्लस आयन किसमें होंगे, ए में। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे सी में सबसे कम होंगे, इससे ज्यादा होंगे किसमें, बी सॉल्यूशन में, और इससे ज्यादा होंगे हमारे ए सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या है, H प्लस आयन किसमें है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। H प्लस आयन की सांद्रता, सांद्रता का बढ़ता क्रम, का बढ़ता क्रम। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, यही पूछा गया था कि जिनका पीएच मान कम से यह है, किस विलियन का हाइड्रोजन आयन अधिकतम है, तो आपको हमने बताया H प्लस यानी सॉल्यूशन ए का H प्लस आयन सबसे ज्यादा है। वहीं इसका क्या बताना है, आयन सांद्रता का बढ़ता क्रम बताना है, जो कि हमने बताया सबसे कम सी में होगा, उससे ज्यादा बी में होगा, और सबसे ज्यादा ए में H प्लस आयन ज्यादा होंगे। यहाँ पर H प्लस आयन क्या है, सबसे ज्यादा, और H प्लस आयन यहाँ पर क्या है, कम। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है ये। ठीक है, अच्छा इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा इसका पार्ट बी है, पहले से सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी, तो यहां पर है निम्नलिखित कथनों पर टिप्पणी कीजिए। आपको इनको पढ़ना है और इनमें अपने अकॉर्डिंग क्या है, एक आंसर को रिलीज करना है और बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक का उपचार बेकिंग सोडा से क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेकिंग सोडा है ये किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, बेसिक यानी कि क्षारकीय, क्षारकीय। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि हम इसका यूज बेकिंग सोडा का यूज कर रहे हैं इसके डंक के ऊपर, तो हमारे पास जो मधुमक्खी है उसका जो डंक होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का। क्या होगा, एसिडिक यानी कि अम्लीय। ठीक है, पहली बात। दूसरा है पेस्ट किया जाता है, जबकि ततैये के डंक, अच्छा ततैये के डंक पर उपचार के लिए क्या लगाया जाता है, सिरका, जो कि क्या है, एक एसिड है। क्या है, एसिड यानी कि अम्ल। तो इसका मतलब हमारे पास जो ततैया है उसका जो डंक होगा उस पर क्या होगा, बेस। क्या होगा, बेस यानी कि क्षारकीय। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। तो आप इसे लिख सकते हैं कि जो मधुमक्खी का डंक है उसमें क्या होता है, एसिड होता है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हमारे पास ततैये का डंक है और उसके अंदर क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक सिरके का इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या होता है, एक अम्ल। तो इस प्रकार से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, एक किसान जुताई करते समय मिट्टी को चूने से उपचारित करता है, यानी चूना एक तरीके से CaO। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो किसान सॉइल को, सॉइल यानी मिट्टी को, ठीक है, मिट्टी को क्या करना चाहता है, या तो उदासीन करना चाहता है, उदासीन, न्यूट्रलाइज, ठीक है, और बेसिक,
बेसिक यानी कि क्षारकीय, ठीक है, क्षारकीय। तो किसान अगर हम यहाँ पर चूने से उपचारित कर रहा है तो इसका मतलब वो सॉइल को या तो उदासीन बनाना चाहता है या फिर उसे बेसिक बनाना चाहता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, प्राचीन मूर्तियों और संगमरमर की संरचनाओं को कुछ रसायनों से उपचारित करके संरक्षित किया जाता था। कुछ मूर्तियों को कुछ केमिकल से बनाया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे और लंबे समय तक चल पाए। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके लिए आपको दो रीजन याद रखने हैं। पहला है हमारे पास जो गैसें हैं, ठीक है, जो हमारे पर्यावरण में गैसें हैं उनसे उनको बचाया जा सके, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एसिड रेन। क्या है? एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कुछ गैसेस होती हैं, ठीक है, उनसे गैसों से और एसिड रेन जैसी चीजों से बचाने के लिए उन्हें किसी केमिकल से बनाया जाता है ताकि वो उससे संचारित ना हो, यानी उनकी वजह से उसकी जो शाइनिंग है वो खत्म नहीं हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास जो एक्स था वो क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो हमारे पास जेड था वो क्या था? सोडियम कार्बोनेट। वहीं हमारे पास अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा ऐसा विलयन था जिसके अंदर पीएच मान सबसे ज्यादा था, यानी H प्लस आयन सबसे ज्यादा थे, तो वो कौन सा था? सोल्यूशन ए। और H प्लस आयन की बढ़ता क्रम क्या था? ये, ठीक है। आप इसका दूसरा आंसर देख लीजिए। चूंकि मधुमक्खी का डंक अम्लीय है, हमने आपको बताया कि वो अम्लीय है, तभी उस पर हम क्या लगाते हैं? बेस लगाते हैं। वहीं ततैये का डंक क्या है? एक क्षार के नेचर का है, इसलिए उस पर हम क्या यूज कर रहे थे? एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास, मिट्टी की प्रकृति को उदासीन या क्षारीय बनाने में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो चूने का इस्तेमाल किया जा रहा था वो क्यों किया जा रहा था? या तो उसे उदासीन बनाने के लिए या उसे बेसिक यानी क्षारकीय बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, मूर्तियों को पर्यावरण में मौजूद कुछ गैसों और अम्लीय वर्षा, इनके प्रभावों से बचाव करने के लिए मूर्तियों में वो उस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है 29, ठीक है, 29 क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी का उपयोग करती हैं, लेकिन हम पत्तियों को पानी देने के बजाय मिट्टी के माध्यम से पौधे को पानी देते हैं। ये पानी पौधे की पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम पौधे को जब भी सींचते हैं तो हम हमेशा पानी कहां देते हैं? मिट्टी में देते हैं। और वहीं जहां पौधे की जड़ होती है उस मिट्टी से जड़ें कनेक्ट होती हैं और वो जड़ों के द्वारा पानी को अवशोषित करती हैं और पूरे पौधे में क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस किस प्रकार से होता है, आइए समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? स्टेम यानी तना, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? रूट्स, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होते हैं? वाटर एंड मिनरल्स। क्या होते हैं? वाटर एंड प्लस मिनरल, यानी कि जल तथा खनिज, ठीक है। अच्छा, आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्लांट है वो कनेक्ट होते हैं लीफ से, ठीक है। और इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर एक ट्यूब होती है, कंडक्टिंग ट्यूब, ठीक है, जो उसको पानी को यानी कि जल को पूरे पौधे में क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। उसे बोलते हैं हम जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम, जाइलम, ठीक है। और ये जो ट्यूब होती है ये एक डेड होती है, डेड शेल, ठीक है, यानी कि मृत कोशिका होती है, मृत, ठीक है। और ये क्या होती है? एक नली होती है, नली यानी ट्यूबलाइक, ट्यूबलाइक होती है, ठीक है। इसके अंदर तरीके से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे आपको बता दें कि हमारे पास जड़ों में यानी सॉइल में, सॉइल यानी कि मिट्टी, मिट्टी में जो भी वाटर या मिनरल्स हैं वो पौधे में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो किस प्रकार से किए जाते हैं? यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, जिसे कहा जाता है विसरण। और विसरण एक प्रोसेस है जिसमें
हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, वाटर फ्लो करता है। तो यहां से वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा इस कंडक्टिंग ट्यूब जिसे हम जाइलम कहते हैं। जाइलम के थ्रू इस पौधे में ये क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पूरे पौधे में, और इस प्रकार से ये उसके पत्तियों तक, तना तक, ये क्या है, लीफ, पत्ती, ठीक है, और ये क्या है, रूट्स, जड़। तो इस प्रकार से जो जड़ है उस पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके एक डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करती है ऊपर की तरफ, ठीक है, जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करती है, ट्रेवल करती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। यहाँ से जो पानी ट्रांसपोर्ट होगा वो स्टेम से होता हुआ, तना से होता हुआ कहां तक जाएगा, पत्तियों तक। और आप सभी जानते हैं कि पत्ती के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा, क्या होते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा, जिन्हें कहा जाता है रंध्र। क्या कहा जाता है, रंध्र, ठीक है। और रंध्र का क्या कार्य है, आप सभी जानते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज यानी कि गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान। दूसरा है वाटर रिलीज करना, वाटर रिलीज, पानी यानी जल को निकालना, ठीक है। यदि अधिक मात्रा में पानी हो जाता तो उसे क्या कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, जिसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपीरेशन जिसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। तो इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसे क्या करते हैं, स्टोमेटा बाहर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से जो पौधा, जो प्लांट में पानी है वो पूरे प्लांट में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है जिसमें जो स्टोमेटा एक सक्शन, ठीक है, सक्शन यानी चूषण के द्वारा, इसको हिंदी में बोलते हैं चूषण, या चूषक बोल सकते हैं, या चूषण। इस विधि के द्वारा क्या करते हैं कि स्टोमेटा इसमें एक फोर्स अप्लाई करते हैं और वो पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, सक्शन यानी कि चूसक यानी चूषण, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लांट में, मिट्टियों में, यानी मिट्टी में जो हम पानी लगाते हैं वो जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और इस प्रकार से पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर दिया गया है यहाँ पर, पौधे में पानी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से अवशोषित होता है, ठीक है, अवशोषित एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो जड़ों, तना और पत्ती के जाइलम उत्तक आपस में जुड़े होते हैं, जिनसे पानी के संवाहक चैनलों की एक सतत प्रणाली बनती है, ठीक है। हमने आपको बताया जाइलम के थ्रू क्या करता है, वो पानी पूरे पौधे में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, दिन के समय जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बढ़ जाता है, ठीक है, और जाइलम पानी की गति के लिए प्रमुख प्रेरक है। तो क्या है ये, जाइलम क्या है, एक तरीके से ऊपर पूरे प्लांट में पहुंचाता है, और वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, खींचता है। रंध्रों से पानी के अणुओं के वाष्पीकरण से एक चूषण, चूषण जिसे हमने आपको बताया सक्शन, ठीक है, पैदा होता है, जो जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से पानी को तने और फिर पत्तियों तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है 30, ठीक है, 30। और 30 के अंदर दो सेक्शन है, तो हम करते हैं पहले सेक्शन को जो कि है ए। तो हमारे पास है, चार व्यक्तियों के एक परिवार में पिता के कान लंबे हैं और माँ के कान छोटे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि पिता के कान यहाँ पर लंबे हैं और माँ के कान छोटे हैं। यदि माता पिता में क्रमशः शुद्ध प्रभावी, हमारे पास जो पिता है उनके यदि जो ट्रेड्स यानी लक्षण है वो क्या है, शुद्ध प्रभावी हैं, जबकि माँ के जो ट्रेड्स यानी कि लक्षण है वो क्या है, अप्रभावी हैं। तो F2 पीढ़ी के अनुसार मेकअप के अनुपात की गणना करें, यानी F2 जनरेशन में इनके क्या लक्षण होंगे, उनको हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। हमारे पास जो मेल यानी पिता है और
फीमेल यानी माता है, ठीक है। इनके पास प्रभावी लक्षण है, क्या है? प्रभावी लक्षण, जिसे क्या बोलते हैं? डोमिनेंट ट्रेड। डोमिनेंट ट्रेड जो कि क्या है? लॉन्ग मान लेते हैं, ठीक है। और यहां पर लॉन्ग है, लेकिन माता के पास क्या है? अप्रभावी, यानी इन्हें बोलेंगे हम रेसेसिव ट्रेड, यानी कि अप्रभावी लक्षण, ठीक है। आपको बता दें, यहां से अगर हमारे पास हाइब्रिड करानी है, हमें क्या करानी है? हाइब्रिड, ठीक है। तो हाइब्रिड कराएंगे तो यहां से केवल एक प्रभावी लक्षण आएगा और यहां से भी एक, ठीक है। तो यहां से एक आएगा कैपिटल एल और यहां से आएगा स्मॉल एल। इनके बीच में अगर ऑफ स्प्रिंग कराते हैं, हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग कराते हैं, ठीक है, यानी कि संकर संतान, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो स्पीसीज आएगी वो क्या आएगी हमारे पास? प्रभावी। क्या आएगी? प्रभावी यानी कि डोमिनेंट, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास क्या है? प्रभावी लक्षण ज्यादा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रभावी। तो यहां पे जो फर्स्ट जनरेशन होगी हमारे पास, जो F1 जनरेशन होगी वो क्या होगी? प्रभावी होगी, यानी कि हमारे पास उसके कान कैसे होंगे? लंबे होंगे, ठीक है। अब इसकी कराते हैं F2। इसको अगली स्लाइड पे कर लेते हैं, यहाँ पर स्लाइड है नहीं तो यहाँ पर कर लेते हैं हम, चलो प्लस कर लेते हैं एक F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में हम स्मॉल एल, कैपिटल एल और स्मॉल एल और कैपिटल एल, इसके बीच में क्या कराते हैं? जनरेशन 2 के हाइब्रिड कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ट्रेड्स आएंगे, ठीक है, यहाँ से क्या होंगे? कैपिटल एल और स्मॉल एल, और यहाँ से क्या आएंगे? कैपिटल एल एंड स्मॉल एल, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर से हाइब्रिड कराएंगे स्प्रिंग, ठीक है, यानी संकर संतान, ठीक है। वो क्या होगी? तो आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा? कैपिटल एल, ठीक है, यानी प्रभावी। यहां से क्या आएगा? कैपिटल एल स्मॉल एल, यहाँ से क्या है? कैपिटल एल स्मॉल एल, और यहाँ से दोनों से क्या आएंगे? स्मॉल एल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल एल एंड कैपिटल एल। नेक्स्ट यहाँ से क्या आएगा? स्मॉल एल। अच्छा, पहले ये बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? ये, ठीक है। नेक्स्ट ये और ये, तो यहाँ से क्या बनेगा? कैपिटल एल एंड स्मॉल एल। नेक्स्ट क्या होगा? स्मॉल एल एंड स्मॉल एल। तो इस प्रकार से हमें रेशियो मिल जाता है, ये 2 हो जाते हैं और ये 1, ठीक है। तो यहाँ से ये भी क्या होगा? प्रभावी लक्षण, यानी इस स्थिति में भी जो संतति होगी F2 जनरेशन के अंदर, उसके जो कान होंगे वो क्या होंगे? लंबे। और यहाँ पर भी क्या होंगे? प्रभावी, ठीक है, यह प्रभावी लक्षण, यानी यहाँ पर भी क्या होंगे? कान लंबे होंगे। लेकिन इसमें जो संतति होगी उसके कान क्या होंगे? छोटे। क्या होंगे? छोटे, यानी ये क्या है? अप्रभावी, यानी कि अप्रभावी लक्षण, ठीक है। इस प्रकार से इसकी F2 जनरेशन का भी ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं F1 को, यहां देख सकते हैं F1, ठीक है। F1 हमने मेल लिया, फीमेल, और इसके अंदर जो प्रभावी लक्षण है वो LL है। इसके अंदर क्या है? स्मॉल एल, ठीक है, कैपिटल और स्मॉल। यहां से जो हमारे पास ट्रेड्स आएंगे वो क्या होंगे? लक्षण, दोनों में से एक एक लक्षण अगर आते हैं तो यहाँ से जो न्यू स्प्रिंग बनेगी हमारे पास, नई संतति, वो क्या होगी? प्रभावी। वो क्या होगी? प्रभावी, ठीक है, प्रभावी यानी डोमिनेंट। अब इन जो हमारे पास प्रभावी लक्षण है, अगर इन्हीं के आपस में F2 जनरेशन को हम हाइब्रिड कराते हैं तो इनसे जो हमारे पास रेशियो मिलता है वो क्या है? 1:2:1। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हाँ, कोई भी अक्षर जो स्पष्ट रूप से प्रभावी और अप्रभावी इंगित करता है उसके लिए हमारे पास क्या हो जाता है, एल एल, यानी एवन उसमें सीरीज में, और हमारे पास जो जनरेशन 2 होगी उसके अंदर रेशियो क्या होगा, 1:2। ठीक है, अच्छा अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, पार्ट बी क्या कह रहा है। पार्ट बी, पार्ट बी हमारा बता रहा है, पार्ट बी है, यदि पिता के कान छोटे हैं, यदि पिता के कान छोटे हैं और माता के कान लंबे हैं, तो बताइए कि इसका F2 पीढ़ी में अनुवांशिक मेकअप के अनुपात में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यदि यहाँ पर अभी भी यहाँ पर पेरेंट्स में से एक क्या है, एक क्या है डोमिनेंट, क्या है, एक है रेसेसिव, रेसेसिव यानी कि अप्रभावी, अप्रभावी, और दूसरा क्या है डोमिनेंट, डोमिनेंट यानी प्रभावी। तो इसलिए हमारी जो F2 पीढ़ी होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसमें भी वही रेशो आएगा जो अभी आया था, 1:2:1 का है। तो इसमें क्या क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पहली कंडीशन में भी एक क्या है, एक प्रभावी और एक अप्रभावी है, और दूसरी पीढ़ी में जो हमारा सेक्शन बी है उसमें भी यदि पिता के कान छोटे हैं और माता के बड़े हैं तो यहाँ पर एक डोमिनेंट हो जाता है और एक क्या हो जाता है, अप्रभावी। तो यहाँ पर भी क्या रेशो आएगा, सेम रेशो आएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, F2 पीढ़ी का अनुपात अभी भी यही रहेगा, होगा। ठीक है, अनुपात वही रहेगा, क्योंकि क्रॉस अभिक्रिया में शुद्ध प्रभावी और अप्रभावी एलीन या जीन लक्षण, जो भी लक्षण है वो एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, क्रॉस में दिखाया गया, तो आपने देखा कि वहां पर जो हमारे पास लक्षण है वो क्या है, एक जैसे ही है। तो इस प्रकार से अगर हम उसे परिवर्तन करते हैं तो वहां पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा 31। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 31। तो देखते हैं इसका पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है, किसी व्यक्ति के ऑप्टिकल अनुभव के संदर्भ में हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हमारे पास जो है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, और दूसरा है मायोपिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, के बीच मूलभूत अंतर कीजिए। तो आप भली बात ही इसमें अंतर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास दो दृष्टि दोष व्यक्ति जो है वो दूर की चीजों को तो देख सकता है लेकिन पास की चीजों को नहीं देख सकता। तो इसमें कौन सा दोष हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, वहीं अगर मायोपिया है तो निकट दृष्टि दोष में क्या है कि निकट रखी चीजों को तो आसानी से देख सकता है लेकिन दूर रखी चीजों को वो आसानी से नहीं देख सकता, तो उसे क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। तो इस प्रकार से आप इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि है बी। नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में नेत्र दोष का एक विशेष केस दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पहचाना है कि चित्र में दिखाया गया दोष कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या होती है, रेटिना। ठीक है, यहाँ क्या होता है, रेटिना, रेटिना जहां पर इमेज बनती है। ठीक है, रेटिना, लेकिन ये रेटिना से आगे जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिफेक्ट होगा, यहाँ पर जो डिफेक्ट होगा यानी दोष होगा, वो दोष कौन सा होगा, दूरदृष्टि दोष। कौन सा होगा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमें पास की चीजें वो दिखाई नहीं देती हैं, क्या देती हैं, दूर की। तो इसकी जो इमेज है वो पहले ना बनके रेटिना पे ना बनके कहां बनती है, उसके आगे। ठीक है, इस वजह से वो हमें पास की चीजें आसानी से नहीं दिखाई देती लेकिन दूर की चीजें आसानी से दिखाई देती हैं, किसमें, जब हमारे पास दूरदृष्टि दोष व्यक्ति होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में जो डिफेक्ट है वो कौन सा है, दोष कौन सा है, दूरदृष्टि दोष। क्या है, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इस दोष का एक कारण बताइए। तो एक कारण आप बता सकते हैं, इसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना, अत्यधिक बढ़ जाना। ठीक है, दूसरा आप बोल सकते हैं नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना,
छोटा हो जाना। ठीक है, तो इनमें दो कारण में से आप कोई सा भी एक कारण लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो कारण है। अब यहाँ पर है थर्ड पॉइंट, क्या है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि इसमें ठीक करने के लिए क्या अवतल लेंस का उपयोग किया जा सकता है। तो आपको बता दें, यदि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए जो संशोधन के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा लेंस यूज किया जाता है, उत्तल। कौन सा, उत्तल लेंस सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर इसमें हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बता दें, जो अवतल लेंस है वो क्या करता है, वो प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। क्या करता है, अपसारित, अपसारित करता है। ठीक है, यानी कि डाइवर्स करता है। वहीं जो हमारे पास उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस, वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, यानी अभिसारित करता है, अभिसारित करता है, यानी कि कन्वर्ज करता है। ठीक है, कन्वर्ज करता है। तो इसलिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल इस दोष में नहीं कर सकते। अगर यहां पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का, ठीक है, यदि हम यहां पर अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो रे को और पहुंचा देगा और वो जो इमेज है वो और भी ज्यादा दूर बनेगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल नहीं कर सकते, अवतल लेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेखाओं को क्या करता है, अपसारित करता है। वहीं इसके संशोधन के लिए हमें क्या यूज करना होगा, केवल उत्तल लेंस यूज करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक बार इसका आंसर। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया एक दोष है जो निकट की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का कारण बन सकता है, जबकि दूर की वस्तुओं के स्पष्ट दूर देख सकता है। ठीक है, इनमें डिफरेंस आपने देख ही लिया। मायोपिया में दूर वस्तु को धुंधली दिखाई देती है, जबकि पास की वस्तु आसानी से देख सकता है। वहीं बी पार्ट में हमारे पास पहला पॉइंट क्या था, ये कौन सा दोष है, तो हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना या फोकल दूरी की लंबाई को बढ़ जाना, ये इसमें से कारण आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं। और यहाँ पर है नहीं, अवतल लेंस नेत्र गोलक पर आने वाली किरणों को अलग कर देगा और छवि को और भी आगे धकेल देगा। लेकिन उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है क्योंकि ये किरणों को अभिसारित करता है और रेटिना पर सटीक स्थान पर छवि को बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंप्लीटिव हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है 32। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो देख सकते हैं, किसी तार के प्रतिरोध R और उसकी लंबाई L। अच्छा, हमें यहां पर किसी तार का प्रतिरोध दे रखा है जो कि क्या है, R, और इसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के बीच संबंध बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि हमने इनके बीच में एक रिलेशन पढ़ा है जो कि क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, पहला केस। दूसरा पढ़ा है हमने कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इट्स एरिया। ठीक है, जो हमारे पास वायर होता है उसके एरिया के क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या है, अनुक्रमानुपाती, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वहीं ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो इस प्रकार से इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिल जाता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L अपॉन A। तो आप सभी जानते हैं इस प्रोपोर्शनल को, साइन को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट जो कि हमारे पास रो, क्या है, रो। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, रो इज द रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ठीक है, यानी कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है, इस प्रकार से। तो पहला क्या था, इसमें अंतिम सूत्र पर पहुंचने के लिए गणितीय प्रतीकों का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास इसका ये फाइनल फॉर्मूला बन जाता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, सूत्र का उपयोग करके किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। तो आप इसकी प्रतिरोधकता को परिभाषित कर सकते हैं, कैसे, पहले इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं, R बराबर रो L अपॉन A। तो पहले हमें रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता
ठीक है, इसके फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो आर इधर पहुंच जाएगा, तो रो फॉर्मूला हो जाता है आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, यदि हमें इसको डिफाइन करना है तो आपको क्या करना होगा, जो वायर है उसकी जो लेंथ है, लेंथ यानी कि लंबाई, वो क्या लेनी होगी 1 मीटर। वहीं उसका जो एरिया है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, उसे क्या लेना होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें जो रेसिस्टिविटी है वो क्या मिल जाती है, आर के इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है, आर के इक्वल, यानी रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन जो लेंथ है हमारे पास वायर की वो क्या होनी चाहिए 1 मीटर, और एरिया क्या होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारे पास 33। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, तो करते हैं इसे कंप्लीट। मोना एक चुंबक कंपास और एक सीधे तार प्रवाहित तार के साथ एक प्रयोग कर रही थी। उसने देखा कि जैसे ही उसने कंपास को विद्युत प्रवाहित तार से दूर किया तो कंपास सुई विक्षेपण कम हो गया। तो आपको बता दें, यहां पर हमारे पास एक क्या है, एक स्टेट कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो रहा। तो आपको बता दें यहां पर, पहले इसको डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर ये एरो प्लस बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या होगा माइनस। ये बैटरी का साइन है, इसके अकॉर्डिंग आप जो करंट की डायरेक्शन है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस प्रकार से। ठीक है, इस तरीके से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है ये, और यहाँ पर हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक की वजह से यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट। ठीक है, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो करंट है, करंट की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि विद्युत चुंबक। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या करेगी, यहाँ पर एक अपना फील्ड जनरेट करेगी। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जो कि क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पर एक कंपास है। यदि इस कंपास, ठीक है, कंपास को हम इस मैग्नेटिक फील्ड से दूर ले जाते हैं, क्या है, अगर हम इसे दूर ले जाते हैं तो इसका विक्षेपण, विक्षेपण यानी डिफ्लेक्शन, इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा क्यों, तो देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या पूछा गया है, बताइए कि मोना के हिलाने पर कंपास सुई का विक्षेपण कम क्यों हो गया। तो आपको बता दें, यदि हम इस कंपास को मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाएंगे, तो आपको पता है कि हमारे पास जो कंपास होती है, कंपास, ठीक है, वो क्या है, एक मैग्नेट होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक निडल होती है उसके अंदर। तो इस मैग्नेट निडल को जब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास लेके जाएंगे, जो ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह जनरेट है, तो क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसके हम पास लेके जाएंगे, इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम इस कंपास को इस मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाएंगे, इसका जो मैग्नेट निडल है इसका डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इस कंपास को हम इससे दूर लेके जाएंगे, इसका जो निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से पहले का आंसर हो जाता है कि बताइए कि मोना के हिलाने पर कंपास सुई का विक्षेपण कम क्यों हुआ। कंपास सुई को धारा प्रवाहित तार से दूर रखें। तो देखो, अगर हम इसको इसके मैग्नेटिक फील्ड से दूर लेके जाते हैं, ठीक है, इस करंट के मैग्नेटिक फील्ड से अगर दूर लेके जाते हैं, तो कंपास की निडल क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, वो डिफ्लेक्ट होना कम कर देती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है दूर ले जाने पर। क्या ले जाने पर, दूर ले जाने पर, ले जाने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उससे दूर ले जाने पर, जब उससे हम दूर ले जाते हैं तो हमारे पास जो कंपास है उसकी जो निडल है उसका डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। ठीक है, वहीं उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक ऐसी चीज का उल्लेख करें जो तार के सर्किट में बदल सकती है जिससे सुई का विक्षेपण बढ़ सकता है। ठीक है, तो सुई का विक्षेपण कब बढ़ता है, यदि आप करंट यानी कि विद्युत धारा को यदि बढ़ा दें, ठीक है, तो आप एक रिलेशन याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, अगर हम उसको कंपास को उसके पास लेके आएंगे तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा।
तो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, विक्षेपण। क्या बोलते हैं, विक्षेपण। तो इस प्रकार से इस कंपास को जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास लेके आएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, उसके पास अगर हम इस कंपास को लेके आएंगे तो उसकी जो नीडल है वो बहुत तेजी से डिफ्लेक्शन करेगी। लेकिन इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अगर हम करंट इसमें से बहुत ज्यादा करंट को बढ़ाएं तो करंट बढ़ाने से हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो जो कंपास है उसकी जो नीडल है और भी तेजी से डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कब बढ़ेगा, जब करंट को यानी आई को क्या करोगे, विद्युत धारा को बढ़ाया जाए, तो आप उसे बढ़ाएंगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से जो कंपास है उसकी निडल और भी तेजी से डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि विक्षेपित होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, उपरोक्त चित्र में वर्णित स्थिति के लिए तार से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, कारण सहित बताइए। तो ये हम बता पाएंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम बताएं, देख सकते हैं आप यहाँ पर जो करंट है वो ऊपर से नीचे की ओर है। ठीक है, यानी करंट की राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे। तो इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेक करना चाहेंगे तो अगर करंट की डायरेक्शन नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक जो करंट है, करंट की डायरेक्शन अगर नीचे डाउनवर्ड की तरफ होती है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, जिसे बोलते हैं दक्षिणाव्रत। ठीक है, दक्षिणाव्रत, इस तरीके से क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आंसर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो इसमें आंसर का आप क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज। अच्छा, किससे होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र किससे बताया जा सकता है, राइट हैंड थंब रूल की मदद से बताया सकता है, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी, क्लॉकवाइज, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं दक्षिणाव्रत। ठीक है, दक्षिणाव्रत। तो इस प्रकार से ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। यस, इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए का है, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत धारा ले जाने वाले तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन रखता है किससे, डिस्टेंस से। ठीक है, डिस्टेंस से क्या है, इनवर्स रिलेशन रखता है। इसलिए जब मोना कंपास को दूर ले जाती है तो धारा जाने पर तार पर चुंबकीय प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए विक्षेपण भी कम हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बी, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत तार में विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा के सीधे अनुक्रमानुपाती, यानी हमने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट, तो इसके बढ़ाने से इसकी भी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए मोना कंपास सुई में अधिक विक्षेपण देखने के लिए सर्किट में विद्युत धारा को बढ़ा सकती है। यदि करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसके पास जो कंपास लेके आएंगे उसकी जो निडल है वो तेजी से क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट है हमारे पास, बैटरी बताती है कि धारा समतल के ऊपर से ऊपरी तल की ओर जा रही है, दाहिने अंगुष्ठ के नियम के अनुसार करके हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणाव्रत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हम इसका आंसर कंप्लीट कर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है।